सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर ये आयोजन क्यों किया गया, किस लिए किया गया। उस आयोजन में इतने बड़े बड़े नेता और विशेष करके हमारे सबके आदर्श, हमारे पेरेंट पवार साहब, ये यहां पर इनको क्यों आमंत्रित किया गया है, ये आयोजन क्यों किया गया है। कोकाटे साहब के एरिया में कोकाटे साहब को कॉन्फिडेंस में लेकर हम लोगों ने ये आयोजन क्यों किया, ऐसे बहुत लोगों के सामने सवाल खड़े हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रचार चल रहा था बीच में, बहुत लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे हम लोगों को हमारे सामने प्रश्न खड़ा किए। मैं भाषण के बदले उन प्रश्नों का उत्तर देना ज्यादा उचित समझूंगा आज। सबसे पहले जो हमारे स्टेज पे जितने गणमान्य हैं उनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और झारखंड से जो आए हुए कार्यकर्ता है, उन लोगों के लिए भी जोरदार तालियां आप लोग। जिस महामानव को हम लोग यहां याद कर रहे हैं, संयुक्त जयंती हम लोग मना रहे हैं, राघोजी भांगरे, इनके पिताजी का नाम रामाजी भांगरे और उनके पिताजी का नाम वालूजी भांगरे, उनके भाई का नाम बापूजी भांगरे, उनके पिताजी, उनके दादाजी और उनके भाई, ये तमाम लोग शहीद हो गए। सब किसी को नहीं मालूम कि राघोजी भांगरे की दादाजी भी यहां पे पेशवाइयों के खिलाफ में लड़े और शहीद हो गए। रामाजी भांगरे को काले पानी की सजा दी गई अंडमान निकोबार में। उस पर कोई बात नहीं करता है। अंडमान निकोबार से लोग बाहर आए, उन पर चर्चा होती है, लेकिन जो लोगों को अंडमान निकोबार में फांसी दी गई उस पर कोई चर्चा नहीं की। मेरे को देश में ऐसा परिवार बताइए जिसके पिताजी भी शहीद हुए, जिसके दादाजी भी शहीद हुए, जिसकी मां भी शहीद हुई, जिसका भाई भी शहीद हुआ। पूरे महाराष्ट्र में एकमेव एग्जाम्पल है राघोजी भांगरे। बड़ी बात यह है कि जिस ऐतिहासिक जमीन पर हम लोग खड़े हैं, इस ऐतिहासिक जमीन का एक अपना इतिहास है। हम बहुत बड़े और पवित्र काम के लिए यहां पर आए हैं। इस कौम के जो क्रांति स्थल है, आदिवासी क्षेत्रों में मंदिरों की तो स्थापना सब लोगों ने किया है, लेकिन आदिवासी शहीदों के स्मृति केंद्रों की स्थापना किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपके बीच में वो विचारधारा को आने ही नहीं दिया जाता है। उसको मालूम ही नहीं है राघोजी भांगरे कौन है, रामाजी भांगरे कौन है, वालूजी भांगरे कौन है। राघोजी भांगरे का आंदोलन केवल महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में भी था, गुजरात में भी था। राघोजी भांगरे पहला नाम आता है सातारा के जो प्रताप सिंह भोसले थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों में से थे, उनको फिर से सत्ता में लाने की तैयारी राघोजी भांगरे ने की थी। ये बड़ी बात है। आप देख लीजिए, जहां पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है या उनका राज्य है, वहां सबसे बड़ी बुनियाद आदिवासियों ने रखी। जितना ईमानदारी से संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ आदिवासियों ने दिया, उतनी ईमानदारी से मेरे को नहीं लगता किसी ने दिया हो। ये बड़ी बात है। जमीन आदिवासियों, सेना आदिवासियों का, किला आदिवासियों का, राजा शिवाजी, इतना विश्वास। एक उदाहरण देता हूं मैं यहां से। पहले जब किसी महिला का पति अगर
गुजर जाता था तो उसको सती कर दिया जाता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता के गुजरने के बाद जो सत्ता की बागडोर थी वो माता जिजाऊ के हाथ में गई। इसका बहुत लोगों को अफसोस हुआ, लेकिन ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आदिवासी समाज में सती प्रथा नहीं है। वहां सौंपी जाती है सत्ता, वहां महिलाओं का भी उतना ही बड़ा स्थान है जितना पुरुषों का है। और ये जो उदाहरण है ये आदिवासी संस्कृति का उदाहरण है। संभाजी महाराज को 7 भाषाएं आते थे, ऐसा कई साहित्यकारों ने लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं संभाजी महाराज को 18 भाषाएं आती थी, उसमें से 6 भाषाएं आदिवासियों की थी। और जिसको आप लोग मराठी भाषा बोलते हैं, ये मराठी नहीं मरहाटी है। इसके अवशेष सिंधु संस्कृति में मिले हैं। ये ट्राइबल लैंग्वेज है, ये प्राकृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये प्राकृत भाषा है। ये इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। और मराठी बोलने वाला आदमी ये संस्कृत का समर्थक नहीं हो सकता। वो मराठी का समर्थक होगा, वो सिंधु संस्कृति का समर्थक होगा। और ये बात साबित करती है कि यहां का ओबीसी हो, यहां का मराठा हो, यहां का दलित हो, ये आदिवासियों के वंशज है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2011 में कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है, ये यहाँ के प्रथम नागरिक है। ये भीलों के ही संबंध में जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं कि पवार साहब मिशन के कैसे नजदीक है। बड़े बड़े नेताओं ने मिशन के कार्यकर्ताओं को देखकर बोला ये अलगाववादी हो सकते हैं। जब कोई आदिवासी बच्चा इस देश के संविधान पे डिबेट करता है, जब कोई आदिवासी बच्चा अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों पे डिबेट करता है, रिजर्वेशन पे डिबेट करता है, डीबीटी पे डिबेट करता है, अपने मांगों को लेकर सड़क पे आता है, तो यहां के लोगों का दृष्टिकोण होता है ये नक्सलवादी हो सकता है। जब हम पवार साहब से मिले और जब हमारा डिस्कशन हुआ, तब पवार साहब ने इस मूवमेंट को यह बोला कि आपके राजनीतिक कार्यक्रम क्या है मेरे को नहीं मालूम, मैं आपके साथ में सामाजिक कार्यक्रम करना चाहता हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। ये जब शब्द हमने सुने, जो किसी हमारे और भी नेता है, बुजुर्ग नेता है, जिनका फर्ज था, इसलिए हम लोगों का विश्वास पवार साहब पे हुआ और आज हम पूरे देश भर में पवार साहब के साथ काम कर रहे हैं। ये सामाजिक आमंत्रण है भाई, कोई राजनीतिक आमंत्रण नहीं था। इसको फैसला, इसका डिसीजन भी पवार साहब ने लिया। ये पहला कि ऐसा व्यक्ति जो देश भर में आदिवासियों के साथ में उनकी सामाजिक लड़ाई को लेकर खड़ा हो सकता है, इसलिए हम पवार साहब के साथ में खड़े हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने ऐसा पूछा कि भाई आप लोग चाहते क्या हो, आप किस टाइप से आंदोलन करना चाहते हो, किस लेवल का आंदोलन करना चाहते हो। तो साथियों, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि जो गलत रिप्रेजेंटेशन गया है भारत सरकार का आदिवासियों के बारे में यूनाइटेड नेशंस में, जो रिप्रेजेंटेशन जो गया है उसमें लिखा गया है कि इस देश में आदिवासी नहीं है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनका कोई अन्याय नहीं हुआ, ये इस देश के आदिवासी नहीं है। और उससे बड़ी बात कि इस देश के जो भील आदिवासी है, जिनकी संख्या 30 से 35% है, ये आर्यन भाषा बोलते हैं, जो भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है, इसलिए ये भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया भारत सरकार ने 1991 में। ये भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक है। और अब तक के भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के आदिवासियों को आदिवासी घोषित नहीं किया। हमारे पास आज बाबा साहब आंबेडकर नहीं है,
हमारे पास में आज कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। शिबू सोरेन जी थी, उनकी भी हालत खराब। जो आदिवासी नेता है वो राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्रश्नों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। ऐसे समय आदिवासी नहीं तो आदिवासी वंश का नेता, हमारे बीच में एक अनुभवी नेता हमको मिला। हमने पवार साहब को बोला कि साहब आपको इस इशू को रिप्रेजेंटेशन करना है, आप ही को आदिवासियों को यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी की मान्यता दिलाना है। और पहले आदमी रहे पवार साहब जिनका स्टेटमेंट पीटीआई के थ्रू आया और वो स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्निशन हुआ है। वो किताब आपके सामने पड़ी है, वो मैगजीन आपके सामने पड़ी है। ये इतना बड़ा इशू है कि हमारे समाज को, हमारी आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रावधान होना चाहिए, जहां इंडिजिनियस पीपल के लिए प्रावधान है। ये राष्ट्रीय लड़ाई की बात नहीं है भाई, ये अंतरराष्ट्रीय लड़ाई की बात है। आपको वनवासी इसलिए बोला जा रहा क्योंकि ये आपको आदिवासी बोलना नहीं चाहते। और इस इशू को लेकर न मराठा समाज का आदमी कुछ बोल रहा है, न ओबीसी समाज का आदमी कुछ बोल रहा है, न दलित समाज का, न अल्पसंख्यक कुछ बोल रहा है। जिस दिन इस देश का आदिवासी वनवासी हो जाएगा, बाकी लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्योंकि आपको अगर अपने आप को इस देश का मालिक साबित करना है तो आपके पास केवल आदिवासी संस्कृति ही आखिरी एविडेंस है। आपको बताना पड़ेगा कि हम आदिवासियों के वंशज हैं। संभाजी महाराज ने कोई दूसरा नारा नहीं दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई दूसरा नारा नहीं दिया था। मुझे एक इंटरव्यू में पूछे कि आप ये संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, जिजाऊ, इनको आदिवासी बोलते हो? मैंने बोला यस, हम आदिवासी बोले नहीं, अभी प्रूव कर देंगे। वो तैयारी है हमारी। वो इसलिए क्योंकि संभाजी महाराज ने या शिवाजी महाराज ने उस वक्त कोई दूसरा तीसरा नारा नहीं दिया, हर हर महादेव बोला है। और जिसको गोंडी भाषा में, कोया भाषा में बोलते हैं मा याना रोन दारो, ये जो हमारा दाऊ है, ये हमारे मात्र इस पे चलना है, मोहनजोदारो, मा याना रोन दारो, हर हर महादेव। ये जानते थे कि इनकी संस्कृति क्या है। संभाजी महाराज को मालूम था कि ये कौन सी संस्कृति को मानना है। ये गलत बात है, ये गलत रिपोर्ट बनाई गई है उनके बारे में। उन्होंने एक एक्सप्रेशन कराया, उनका स्टडी था इसके ऊपर। संभाजी महाराज, आदिवासियों ने कभी संतों के आंदोलन को, वारकरी आंदोलन को कभी विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा समर्थन आदिवासियों ने किया। ये एंगल है। और राघोजी भांगरे को भी जहां पकड़े वो पंढरपुर का मंदिर है। पंढरपुर के मंदिर में राघोजी भांगरे को पकड़े। आप टंटा भील का इतिहास देख लीजिए, आप बाबूराव शर्मा के का इतिहास देख लीजिए। जो सजा संभाजी महाराज को मनुवादियों ने दी है, वही सजा बाबूराव शर्मा के को दी, वही सजा राघोजी भांगरे को दी गई। दो बार फांसी के फंदे टूटे हैं उनके लिए वकील खड़ा नहीं करने दिया गया। एक कुलकर्णी नाम के आदमी ने उनके ऊपर गलत केस डाली कि ये चोर है, बलात्कारी है, इनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया। ये जो चीजें हैं, ये चीजें एक नए इतिहास को सामने ला रही है। हमने पवार साहब को ऐसे ही नहीं लाया है, हम कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से नहीं लाए हैं उनको। पवार साहब हमारे लिए एक अलग पूंजी है। वो इस सेना के सेनापति है जिसका बेस पूरे देश के 14 राज्यों में है, और 14 राज्यों तक के हम जाएंगे। जहां जहां मूवमेंट का नेटवर्क है, वहां वहां पवार साहब को लेके जाएंगे। उनके साथ में जितनी उनकी टीम है, उनको लेके जाएंगे। साथियों, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग ऐसा मानने लग गए थे कि सह्याद्री में आदिवासी ही नहीं रहता है। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां पे आदिवासियों की जमीन लेना देना जनरल जैसी हो गई है, लोगों से जमीन भी छीनी जा रही है। पवार साहब ने उसके लिए भी बोला, फॉरेस्ट राइट्स के लिए पवार साहब ने बोला। इतने बड़े बड़े इशू में बात की है। गढ़चिरौली का जो इशू था, चंद्रपुर का जो इशू था, जो सेंसिटिव इशू है, उस पर भी पवार साहब ने खुली बात की। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो इतने खुलकर हमारे साथ में आते हैं। लोग आदिवासियों को देखते हैं, भाई कहां रहता है,
चंद्रपूर में रहता है, गडचिरोली में रहता है, हा नक्सलवादी असेल